गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, शिक्षण के लिए योजना, प्लानिंग फॉर टीचिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में बात करेंगे। मैपिंग क्या होता है? तो क्या है, संप्रत्य, हिंदी में संप्रत्य बोलते हैं इसको, संप्रत्य मानचित्र। तो ये जो है एक तरह की आकृति होती है जो संप्रत्यों में संबंध दर्शाती है। ये ज्ञान को संगठित करके और प्रदर्शित करने का आरेखित उपकरण है। संप्रत्यों को सामान्यतः बॉक्स या वृत्तों में प्रदर्शित किया जाता है और इनको तीर के निशान से संबंधित करके क्रमानुसार हम दिखाते हैं। अलग अलग संप्रत्यों के बीच इन संबंधों को दिखाने के लिए करने की तकनीक को हम संप्रत्य मैपिंग कहते हैं। यह संप्रत्य मैपिंग मानचित्र विचारों, बिंबों और शब्दों के बीच संबंध को दिखाने का एक तरीका है। जिस प्रकार एक वाक्य आकृति का एक वाक्य के व्याकरण को दिखाता है, वैसे ही एक सड़क मानचित्र रास्तों और कस्बों की स्थिति को दिखाता है। एक संप्रत्य मानचित्र में प्रत्येक शब्द या वाक्यांश का एक दूसरे जुड़ा हुआ होता है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, संप्रत्य मैपिंग का है। ठीक है, तो संप्रत्य मानचित्र का इस्तेमाल हम करते हैं, विज्ञान में करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से हम समझा सकें। इसका जो विकास था वो 1972 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जोसेफ डी नोवेक उन्होंने और उनकी टीम ने किया था। इस तकनीक का विकास बच्चों के विज्ञान से संबंधित आधुनिक ज्ञान को दिखाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल विज्ञान दूसरे विषयों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में करते हैं। संप्रत्य मानचित्र की उत्पत्ति निर्मितवाद नामक अधिगम आंदोलन से हुई थी। सामान्यतः निर्मितवादी यह मानते हैं कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नोवेक का काम डेविड आशुबल के ज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। इसने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व ज्ञान से नए संप्रत्यों को सीखने में हेल्प मिलती है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है वह यह है कि अधिगमकर्ता पहले से ही कितना जानता है, यह सुनिश्चित करने के बाद बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम तब जरूरी है, तब संभव है जब अधिगमकर्ता की ज्ञानात्मक संरचना में नई सूचना को जोड़कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अर्थपूर्ण अधिगम की वह प्रक्रिया है जिसका संबंध नई सूचना से होता है। बच्चों के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अधिगम का संबंध बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना से होना चाहिए। बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना की प्रासंगिकता तभी होती है जब हम संप्रत्यों के प्रारंभिक ज्ञान पर ध्यान देते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो कुछ 9 जगह यहाँ पे दी गई हैं जहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। पहला है मुख्य संप्रत्यों की व्याख्या करने के लिए, टिप्पणी के लिए, नए ज्ञान के सर्जन के लिए, संस्थागत ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए, मिश्रित विचारों के संप्रेषण के लिए, मिश्रित विचारों के परीक्षण के लिए, भाषा योग्यता के सुधार के लिए, समस्या समाधान के लिए यहाँ पे इनका इस्तेमाल होता है। ये था आपका संप्रत्य मानचित्र। दूसरा है विषय वस्तु संबंधित चार्ट बताना है आपको। कम्युनिकेशन चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो फिर चार्ट से आप क्या समझते हैं? चार्ट निर्माण के लिए कौन कौन चीजों की आवश्यकता होती है? चार्ट के विभिन्न प्रकार की विवेचना करेंगे। तो क्या एक तरह चार्ट एक तरह का दृश्य साधन है जिसमें रेखाएं, छोटी छोटी आकृतियां और शब्दों से तथ्य और विचारों का क्रमबद्ध संबंध स्थापित किया जाता है। विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना चार्टों की महत्वपूर्ण विशेषता। मतलब चार्ट पर आप हर चीज को बहुत छोटी आकृति में देख सकते हैं। चार्ट ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है जो तथ्यों, विचारों आदि के संकेतों की व्याख्या करती है। चार्ट बहुत तरह के होते हैं, जैसे विकास चार्ट जिसमें किसी वंश, साम्राज्य या विचार के ऐतिहासिक विकास और पतन के रेखाओं के द्वारा एवं शाब्दिक संकेतों से व्यक्त किया जाता है। समय चार्ट जिसमें विभिन्न घटनाओं के साथ संबंधित ज्ञान को दिखाया जाता है। इंडेल कहते हैं कि चार्ट एक ऐसा दृश्य चिन्ह है जो कि विषय वस्तु की सार, तुलना या किसी दूसरी क्रिया की व्याख्या करने में हेल्प करता है। चिन्ह से हमारा मतलब है कि चार्ट वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि तथ्यों को लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा नियमों और संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, अब आवश्यक बातें कौन सी है? पहला है कि उपयुक्त आकार। कि चार्ट का जो उपयुक्त आकार है वो आकार का होना बड़ा जरूरी है। मतलब आकार आपको दिखना बहुत जरूरी है। कम से कम इतना बड़ा तो कम से कम हो कि सीट पर बैठे अंतिम पंक्ति के विद्यार्थी को प्रत्येक विवरण साफ नजर आए। मतलब जो अध्यापक जो है इतने बड़े चार्ट का इस्तेमाल करें कि अंतिम पंक्ति के बच्चे को भी दिख जाए। संक्षिप्त विवरण उसके अंदर प्रस्तुत हो। उद्देश्यपूर्ण, मतलब चार्ट का आप इस्तेमाल करें तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक आधार इसका होना चाहिए।
स्पष्टता, क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है, मजबूत हो तो जल्दी से फटे नहीं, और संभाल कर रखना उसको चाहिए। चार्ट के निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान भी होना चाहिए। अब चार्ट का प्रकार कौन से होते हैं? चार्ट के यहाँ पे आपको 7 प्रकार दिए गए हैं। पहला है तालिका चार्ट, तालिकाएं बनी होती है, उसको हम तालिका चार्ट बोलते हैं। वृक्षाकृति, जिसमें जो आकृति है वो वृक्ष जैसी होती है, मूल, मुख्य तना, ये सब चीजें जो है, शाखाएं, तने, पत्तियां ये आपको अलग से दिखाई देती हैं। इसमें आपको जंतुओं के नाम या किसी और चीजों के नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। धारा चार्ट, फ्लो चार्ट, इसमें किसी आंदोलन, प्रक्रिया, विचारधारा, संगठन आदि के क्रमिक विकास, प्रभाव और प्रबंध को अच्छे से दिखाया जाता है। समय चार्ट की घटनाओं के कालक्रम को दिखाने के लिए इन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐतिहासिक घटनाएं, तिथियां कालक्रमानुसार इन चार्टों में दिखाया जाता है। ग्राफ चार्ट, जिस पर ग्राफ बनाए जाते हैं। वृत्ताकार चार्ट, सर्कुलर चार्ट, वृत्त को दिखाने के लिए, खंड को दिखाने के लिए। समस्या चार्ट, इनमें क्या होता है, इन चार्टों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण विषय, समस्याओं पर व्यक्ति, विषय, संगठन के विचार की तुलनात्मक जानकारी देने के लिए किया जाता है। अब चार्ट का महत्व या उपयोगिता क्या है? कक्षा शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह ज्ञान परीक्षा या प्रस्तावना संबंधित हो या विषय वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, अभ्यास और गृह कार्य प्रदान करने से हो, चार्ट सभी स्तर पर एक अध्यापक को कार्य में यथेष्ट सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों संबंधित पाठ्य सामग्री के शिक्षण अधिगम कार्यों में चार्ट से पूर्ण सहायता देने का प्रयास किया जाता है। चार्टों की सहायता से संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं, तथ्यों और आंकड़ों की भलीभांति चित्रात्मक सामग्री या दृश्य सामग्री के रूप में छात्रों को सामने रखा जाता है। तथ्यों और विचारों को एक क्रमबद्ध लड़ी में प्रस्तुत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल चित्र, फोटोग्राफ का इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये एक तरह का दृश्य साधन जिसके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। ठीक है भैया, था आपका चार्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका दिया गया है वो है इकाई योजना प्रारूप विकसित करना, कि इकाई योजना प्रारूप कैसे हम विकसित करेंगे। यूनिट प्लान बोलते हैं इसको इंग्लिश में। करें यदि अध्यापक अपने अध्यापन के कार्य को सफलतापूर्वक दिखाता है, करता है, तो उसे अन्य कार्यों के समान ही अध्ययन कार्य की योजना बना लेनी चाहिए। वास्तव में प्रत्येक कार्य का सभी समुचित और व्यवस्थित रूप से होता है जब उसे पूरा करने के लिए एक योजना बना ली जाए और फिर उस योजना के अनुसार ही काम किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अपने कार्य से संबंध योजना बनाकर उसे योजना के अनुसार ही अध्यापन कार्य करने चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह अध्यापन से संबंधित दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक योजनाएं बनाए। योजना बनाने का दूसरा रूप यह भी हो सकता है कि वह दैनिक पाठ्य योजनाओं और संपूर्ण पाठ की इकाई योजना बनाए। प्रस्तुत पाठ में योजनाओं के इन्हीं रूपों की चर्चा की जाए। दैनिक पाठ्य योजना के संबंध में पहले ही एक अध्ययन में हम बात कर चुके हैं कि इसलिए पाठ में दैनिक योजना को शामिल किया जाएगा। अब इकाई योजना क्या है कि इकाई शब्द का शिक्षा जगत में लाने का श्रेय भी हर्बर्ट को जाता है। हर्बर्ट ने इसका शुरुआत की थी। इसका व्यापक इस्तेमाल 1929 में शुरू हुआ था। अब प्रश्न क्या है कि इकाई क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ परिभाषा यहाँ पे दी गई हैं। पहले रिस्क की है कि किस इकाई की समस्या योजना संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समानता या एकता को बनाती है। दूसरा बॉसिंग ने दी थी कि इकाई अर्थपूर्ण परस्पर संबंधित क्रियाओं की वह व्यापक श्रृंखला है जो विकसित होकर बालकों से उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जिससे बालक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सके और अपने व्यवहारों में वांछित, मतलब जो भी इच्छा है, वो परिवर्तन ला सके। फिर हैरप ने दी थी कि इकाई किसी विषय का बहुत बड़ा उपभोग होता है जिसका कोई मूलभूत प्रकरण सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत या प्रकरण के अनुसार ही छात्र क्रियाओं का इस प्रकार नियोजन किया जाता है कि उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त हो सके। ठीक है। अब योजना के प्रकार, इकाई योजना के प्रकार 2 प्रकार की होते हैं, विषय वस्तु की इकाई योजना, अनुभव की इकाई योजना। विषय वस्तु के आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पाठ पर आधारित इकाई योजना, सूत्रीय सिद्धांत पर आधारित इकाई योजना और मॉरिसन इकाई योजना। मॉरिसन इकाई योजना का विकास मॉरिसन ने किया, इनका नाम जो है उनके नाम पे रखा गया है। ये योजना वातावरण संस्कृति के किसी एक पहलू या क्षेत्र संबंधित होती है। इस प्रकार की इकाई योजना कला, विज्ञान और सामाजिक या भौतिक वातावरण किसी एक क्षेत्र को लेकर बनाई जाती है। अब जो अनुभव के आधार पर है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उद्देश्य पर आधारित, रुचि पर आधारित और आवश्यकता पर आधारित। सोपान क्या है इसके? इकाई योजना में कौन कौन से पद या सोपान रखे जाएं, इस संबंध में अलग अलग लोगों के सुझाव हैं। तो 2 प्रणाली यहाँ पे बहुत प्रचलित हैं। पहली है ग्रामबस के अनुसार सोपान है प्रस्तावना, नियोजन, अवबोधन, अनुसंधान।
रिस्क के अनुसार उद्देश्यों का चयन, इकाई खंडों का विभाजन, प्रस्तावना, इकाई खंडों का विकास, व्यक्तिगत आवश्यकता की व्यवस्था, मूल्यांकन और संबंधित पुस्तकों की सूची। अब इसके लाभ और दोष क्या हैं? तो कह रहे हैं इकाई योजना के द्वारा अधिक प्रभावशाली ढंग से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बालकों की रुचियों और अभिव्यक्तियों की को प्रभावित करती है। इकाई योजना के द्वारा विषय वस्तु का संगठन अच्छे प्रकार से होता है। इकाई योजना ज्ञान की रूपरेखा अच्छे प्रकार बन जाती है। इकाई योजना ज्ञान को पूर्ण इकाई मानकर चलती है। अध्यापक और छात्रों की क्रियाएं पहले ही यहाँ पर तय होती हैं। पढ़ाने में बालक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता का विकास कर लेते हैं, क्योंकि इसे वातावरण को महत्व दिया जाता है। अब कमी या दोष क्या है कि इकाई योजना तैयार करना एक बहुत कठिन काम है। इसके अनुसार पढ़ाने से शिक्षक यंत्रवत होता है। सहायक सामग्री और अन्य उपकरण के प्रयोग पर यहाँ पे बल दिया जाता है। अधिक धन की आवश्यकता होती है। पढ़ाने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। अगला है कि इकाई विधि से आप क्या समझते हैं? पाठ में के संगठन में इस विधि की उपयोगिता और इस विधि के द्वारा पढ़ने में अध्यापक द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। तो कह रहे हैं इकाई विधि सामाजिक अध्ययन की एक वर्तमान मतलब आज जो इस्तेमाल की जा रही है वो विधि है। शब्द का इस्तेमाल इस शब्द का प्रचलन सामूहिक कार्य के संगठन के लिए किया जाता है। 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक काल में मनोवैज्ञानिक ने सीखने की प्रक्रिया में संपूर्णता पर बल दिया था। इसमें तथ्य, योग्यताओं और कुशलताओं को इकट्ठा करने के स्थान पर उनके समन्वित रूप द्वारा सिखाने पर ही बढ़ावा दिया गया था। तो हार्मा, हैंगमन और पीटर ने कहा कि इकाई ऐसा उद्देश्यपूर्ण सीखने का अनुभव कहलाया जाएगा जो किसी सामाजिक महत्वपूर्ण समझ के प्रति केंद्रित होकर सीखने वाले का व्यवहार परिवर्तन कर सके और जिससे वह अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन की किसी समस्या से तालमेल बिठा सके। प्रोफेसर जार्ली मेक के अनुसार इकाई शिक्षण सामग्री को संगठित करने का वह साधन है जिसमें महत्वपूर्ण विषय वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें छात्रों को मानसिक और भौतिक रूप से सीखने की प्रवृत्ति में सक्रिय भाग दिलाया जाता है और इसमें अनेक व्यवहार को उस सीमा तक परिवर्तित किया जाता है जहां वे अब नई समस्याओं और परिस्थितियों का सामना कर सके। प्रोफेसर मॉरिसन ने भी कहा कि इकाई के संगठित विज्ञान, कला और आचरण के वातावरण का व्यापक और महत्वपूर्ण अंग है, जिसका ज्ञान लेने से व्यक्तित्व में अनुकूलता आती है। सीवी गुड ने कहा कि इकाई किसी पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विषय क्षेत्र, प्रयोगात्मक कलाओं और विज्ञान का और विशेषकर सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उपविभाजन है। यह विभिन्न क्रियाओं, अनुभवों और ज्ञान का किसी केंद्रित विषय, योजना और समस्या के गिर्द एक ऐसा संगठन जिसका विकास अध्यापक के नेतृत्व में बालकों के समूह द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसमें नियोजन, योजना की पूर्ति और परिणाम का मूल्यांकन सभी शामिल होते हैं। अब इन सब के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि एक इकाई में अध्यापक ऐसे अर्थपूर्ण अनुभवों को उपस्थित करने का यत्न करता है जो छात्रों में उन अपेक्षित परिवर्तन लाने में समर्थ हो जिनसे वे अपनी जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सके। शैक्षणिक इकाई संपूर्ण पाठ्यक्रम में से कोई योजनाबद्ध अंग या खंड होता है। इसके सहारे समस्त शिक्षा सामग्री संगठित हो जाती है। इकाई पाठ्यवस्तु के संगठन का वह आधार और रूप है जिसमें किसी एक केंद्रित विचार, नियम, तथ्य के सहारे समस्त ज्ञान को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि वह एक जैसा लगे और इसको प्राप्त करने के लिए अध्यापक आवश्यक सामग्री, उपकरण और विधियों का विचार कर उन समस्त अनुभवों को इंगित करे जिनका कक्षागत प्रयोग में छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। अब कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है भारत में आवास साधन, जल सिंचन के साधन, बहुमुखी नदी योजनाएं, घाटी योजनाएं, भारतीय समाज सभ्यता और संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि उद्योग, ये सब जो है ये कुछ टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। अब कुछ गुण हैं यहाँ पे अच्छी इकाई के। पहला कि इकाई का आकार श्रेणियों के अनुसार होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए छोटा आकार और बड़े कक्षाओं के लिए बड़ा आकार होना चाहिए। इसी प्रकार यदि अध्यापक के पास पर्याप्त समय है तो इकाई का आकार बड़ा किया जा सकता है अथवा छोटा। इकाई का निर्माण करते टाइम हमें बालक की योग्यताओं, आयु, रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इकाई सामाजिक अध्ययन के सामने शिक्षा क्रम के साथ संबंध रखने वाली हो। इकाई ऐसी हो जो बालकों के सामाजिक और भावात्मक विकास के योगदान दे सके। इकाई क्रियात्मक और विकासशील हो। प्रत्येक इकाई को आगे उप इकाइयों में बांट देना चाहिए। चुनी हुई इकाई का दूसरी इकाइयों और अध्यायों में समन्वय होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी और दी गई है यहाँ पे कि इकाई का चुनाव करने के बाद उसके लिए आवश्यक सामग्री चयन भी बड़े ध्यान से करना चाहिए। केवल आवश्यक सामग्री का ही इसका इकाई में सीधा संबंध हो चुनाव करना चाहिए।
चुनाव ऐसे हो जिससे सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इकाई ऐसी हो जो विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अनुभव दे। इकाई क्षेत्र की आवश्यकता और वातावरण संबंधित हो। यदि इकाई का संबंध स्थानीय समस्याओं के समाधान से है तो बालकों की रुचि इसमें होनी चाहिए। इकाई की योजना और विकास में छात्रों का सहयोग भी होना चाहिए और इकाई खत्म होने के बाद इसका मूल्यांकन भी होना जरूरी है और ताकि विद्यार्थियों को सफलता और सफलताओं का अभ्यास हो सके। अब कुछ लाभ हैं इसके। पहले की इकाई विधि व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखती है। दूसरा, आवश्यक कौशल और योग्यताओं का विकास करती है। अधिगम यथार्थवादी और अर्थपूर्ण बन जाता है। शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति यहाँ बहुत अच्छे से होती है और कक्षा में क्रियातंत्र का स्थान बना रहता है। ज्ञान यहाँ पे जो मिलता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। पहल कदमी में सहनशीलता उदारता का विकास बच्चों के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली है कि दक्ष अध्यापकों का अभाव है हमारे पास। असंबंधित सामग्री को इकाई में शामिल कर लेने का डर यहाँ पर रहता है। अध्यापक का यहाँ पे हावी होना कि बच्चों पर अध्यापक हावी हो सकता है। केवल इसी विधि पर बल दिया जाता है। अधिक समय खर्च करने वाली विधि है। प्राप्त जानकारी की व्यवस्था का अभाव होता है। सभी विद्यार्थियों को संतुलित विकास में यहाँ पे बाधा बन सकती है। अगला है कि पाठ्य योजना के इकाई उपागम से आप क्या समझते हैं। कह रहे हैं अध्यापक को सब उपागम में विषय वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके शिक्षण करता है। प्रत्येक इकाई पहले पढ़ाई गई इकाई पर आधारित होती है। शिक्षण प्रत्येक इकाई की विषय वस्तु पूर्ण रूप से छात्रों के सामने इकाइयों के निर्माण सिद्धांत। तो पहला है इकाई का सिद्धांत कि इकाई प्रणाली अंश न होकर पूर्ण हो। रुचि एवं उद्देश्य उपागम छात्रों की रुचि और उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए। गतिशीलता, प्रत्येक इकाई गतिशील हो और उनका क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। संगठन का सिद्धांत, इकाई की पूर्णता हेतु संगठन की आवश्यकता होती है और पाठ्य वस्तु की उचित व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। बाल केंद्रित इकाई का निर्माण छात्र के हित में होना चाहिए। अभिव्यक्ति का सिद्धांत की इस प्रणाली में छात्रों की अभिव्यक्ति को इंडिपेंडेंस दी गई है ताकि इनमें आत्मविश्वास हो। सोपान क्या है कि अन्वेषण होगा, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण होना चाहिए। संगठन या व्यवस्थापन हो, आवर्ती या फिर अभिव्यक्तिकरण यहाँ पर ही होना चाहिए। 5 सोपान यहाँ पे दिए गए हैं। गुणीय विशेषताएं क्या है? इकाई उपागम छात्र केंद्रित हो। ज्ञान के लिए मनोविज्ञान को आधार बनाया जाए। विषय वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाए। प्रत्येक इकाई के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास हो। छात्रों के अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए। छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न होना चाहिए। छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास भी यहाँ पे होना चाहिए। योजना का प्रारूप कैसा हो इकाई योजना का? तो इकाई की शिक्षण की इकाई का योजना का प्रारूप बनाइए। तो प्रारूप जो है ये टेबल होती है। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर गए। मेन, अपेक्षित उपलब्धियां, शैक्षणिक प्रक्रिया और मूल्यांकन। मतलब हम जो चाहते हैं बच्चों से वो प्रोसेस क्या किया गया और यहाँ पे इवोल्यूशन क्या हुआ। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नाम लिखते हैं उद्देश्य। छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन कौन से आने चाहिए और विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। फिर जब पढ़ा रहे हैं हम तो अध्यापक की क्रियाएं क्या है और छात्रों की क्रियाएं क्या है। अब मूल्यांकन पाठ के दौरान और पाठ पढ़ाने के बाद, ये हम यहाँ बच्चे के अनुसार यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका जो यूनिट प्लान था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है वो है सामग्री का संसाधन मिश्रण। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो आज पढ़ा दिया गया उसको आप ढंग से पढ़ लेंगे। काफी टॉपिक हुए हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं चैप्टर 4 के। तो जो भी क्वेश्चन किए गए हैं इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके।